कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। गरीब की मेहनत। एक श्रीरामपुर नाम के गांव में विश्वास नाम का टीचर रहा करता था। उसके 2 बेटे थे, एक का नाम था सुशील और दूसरे का नाम सुहास। दोनों भी अब बड़े हो गए थे। उनकी माँ दिन भर घर के काम करके बच्चों की तरफ ध्यान दिया करती थी। एक दिन शीला नदी पर कपड़े धोने के लिए जाती है, तभी वहाँ पैर फिसलने की वजह से गिर के शीला की कमर में मोच आ जाती है। उससे उठकर बैठना भी मुश्किल हो जाता है। एक दिन शीला अपने पति से, अजी मैं सोच रही हूँ कि सुशील की शादी कर दी जाए, इससे घर को संभालने के लिए कोई आ जाएगी। हाँ शीला, तुम सही कह रही हो, मगर इस बारे में मुझे सुशील से बात करनी पड़ेगी। मैं देखता हूँ, तुम चिंता मत करो। तभी सुशील घर आता है। सुशील अपनी माँ से, क्या बातें शुरू थी मेरे बारे में? मैं आया तो अचानक बंद हो गई। सुशील बेटा, अब तुम्हारी माँ से घर का काम नहीं होता और अब तुम्हारी शादी की भी उम्र हो गई है, तो क्यों ना तुम शादी कर लो। जैसा आप ठीक समझो पिताजी, आपने सोचा है तो ठीक ही होगा। ऐसा कहकर विश्वास भी उसके काम पर लग जाता है। कुछ दिनों बाद विश्वास एक अच्छी लड़की ढूंढकर उससे सुशील की शादी करवा देता है। सुशील और सुहानी बहुत खुश रहा करते थे। उनकी गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही थी। 2 महीनों बाद मास्टर विश्वास रिटायर्ड हो गए थे। अब वो दिन भर घर पर ही रहा करते थे। शीला और विश्वास दिन भर बातें करते और अपने नए बहू के साथ अपना समय बिताते थे। एक दिन विश्वास को हार्ट अटैक आकर उनकी मौत हो जाती है। उनके बाद घर में बड़ा बेटा सुशील और छोटा बेटा सुहास अपनी माँ के साथ रहा करते थे। अब सुशील की पत्नी सुहानी कोई भी काम ढंग से ना हो तो सास और देवर को बोल लगाया करती थी। एक दिन बहुत सारा खाना घर में बच जाता है। सास ने खाने से मना कर दिया। तब सुहानी ने, बहू मुझसे ये खाना नहीं खाया जाएगा। हाँ, यहाँ कौन सी मेहनत करनी पड़ती है। भाभी, माँ को कुछ मत कहो, वह खाना कल का है, उसकी तबीयत के लिए वह ठीक नहीं है। अरे यहाँ क्या सब फोकट में आता है? तुम्हें क्या मेहनत करनी पड़ती है? हाँ भाभी, ये सब पता है, मगर मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाने के बाद मैं भी काम करूँगा, तो आपको ये बोलने की नौबत नहीं आएगी। तेवर तो देखो, मुझसे आवाज ऊपर करके बात करते हैं। तुम रुको, मैं तुम्हारे भैया से बात करके इस समस्या का समाधान निकालती हूँ। मैं ये हर रोज के किटकिट से परेशान हो गई हूँ। सुहानी गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन वो अपने पति से घर के बंटवारे के बारे में बोलती है। अजय, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, मुझे मेरे हक का घर चाहिए। अरे सुहानी, तुम्हें आज अचानक क्या हो गया है? कुछ हुआ होगा तो बैठकर समस्या का हल निकालते हैं। मैंने आपसे कहा ना, मुझे इस घर में नहीं रहना। आप सोच लो आपको क्या करना है। अब सुशील अपनी माँ के साथ बात करने चला जाता है। अरे बेटी, आज तुम्हें कुछ काम है क्या? तुम कुछ चिंता में दिखाई दे रहे हो। हाँ माँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं मेरा हिस्सा लेकर अलग हो जाऊँ, क्योंकि तुम्हारी और सुहानी की हर रोज की नोकझोंक मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मगर भैया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक साथ रहे, यह हमारे माँ पिताजी का सपना था। हाँ बेटे, तुम सही कह रहे हो। हम हमारी जायदाद के समान हिस्से कर देंगे। तुम तुम्हारा हिस्सा लेकर सुहानी के साथ खुश रहो। माँ, मैं जमीन में से 2 एकड़ जमीन ले लेता हूँ, बाकी की 3 एकड़ जमीन में सुहास को दे देता हूँ। ठीक है भैया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे तुम्हारा निर्णय मंजूर है। बेटा, तुमने सब तय कर ही लिया है तो यही ठीक होगा कि हम दोनों इसमें ना बोले। माँ, मैं कल ही हमारी दुकान का काम कर लूँगा और वहाँ रहने के लिए चला जाऊँगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा। ऐसा कहकर सुशील वहाँ से चला जाता है। माँ और सुहास को बहुत दुख होता है कि सुशील उनसे ऐसी बातें कर रहा था। कुछ दिनों बाद सुशील अपने दुकान का काम पूरा करके वहाँ ही घर बनवा लेता है। दोनों भी वहाँ रहने के लिए चले जाते हैं। अब वो दोनों चले जाने के बाद शीला सुहास से, बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम काम पर ध्यान दो और साथ में तुम खेती भी कर सकते हो। मगर माँ, उस खेती में आज तक कुछ आया नहीं, तो अब क्या आएगा? तुम प्रयत्न करके तो देखो, तुम्हारे परिश्रम जाया नहीं जाएंगे। तुम मेहनत तो करो बेटा। माँ, तुम कह रही हो तो मैं प्रयत्न करके देख लेता हूँ। अगले दिन से सुहास अपने खेत में काम करने चला जाता है। सालों से बंजर पड़ी हुई जमीन उपजाऊ बनाने के लिए उसको बहुत मेहनत लगती है। सुहास हार ना मानकर बहुत मेहनत करता है और उस खेत में गेहूं के बीज लगाता है। उस खेत में सुहास दिन रात मेहनत करके गेहूं का अच्छा उत्पादन लेता है। सुहास अपना गेहूं बाजार में बेचने चला जाता है और तभी सुहास व्यापारी से बात करता है।
रामदास सेठ, मैंने इस साल में खेत में गेहूं का उत्पादन किया है। क्या आप मेरे गेहूं खरीदेंगे? हाँ, खरीदूंगा, मगर मुझे गेहूं कैसा है ये देखना पड़ेगा। सुहास के लाए गेहूं उन्हें देखते ही पसंद आ जाते हैं। अरे सुहास, तुम्हारे गेहूं बहुत अच्छे हैं, मैं इनके अच्छे दाम दूंगा, मगर सारे गेहूं के बीच मुझे ही बेचना होगा, तो ही मैं तुम्हें अच्छे दाम दूंगा। जी सेठ जी, मैं आपको ही मेरे गेहूं के बीज बेचूंगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर सुहास वहाँ से अपनी 2 बोरी गेहूं के बीज सेठ को बेचकर वहाँ से चला जाता है। सुहास इस साल के पूरे गेहूं के बीज उस सेठ को बेचकर अच्छे पैसे कमा लेता है और अपनी मेहनत शुरू रखता है। अब वो कुछ दिनों में अच्छा कमाने के कारण अपना खुद का घर और खेती बढ़ा लेता है। इधर सुशील गांव में दुकान में अच्छा घर बनाकर रहने लगता है, लेकिन उसका धंधा कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। उसी के कारण वो बहुत परेशान रहने लगा था। तभी उसे पता चलता है कि सुहास ने खेती करके बहुत तरक्की कर ली है और वो घर जाकर, सुहानी, तुम्हें पता है सुहास का कारोबार बहुत बड़ा हो गया है, क्यों ना हम सुहास से मदद मांगते हैं? तुम कह रहे हो तो हम मांगेंगे उनसे मदद, मगर क्या वो हमें मदद करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, वो मेरा भाई है, वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। सुशील सुहानी के साथ सुहास के घर चले जाते हैं और वहाँ जाकर, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई। अरे भैया, तुम यहाँ आओ ना। आज कैसे आना हुआ बेटा? माँ, मुझे मेरी गलती का पूरा एहसास हो गया है, हम दोनों को माफ़ कर दो। हाँ माँ, मुझे माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमको एहसास हो गया है, यही बहुत है मेरे लिए। अब हम साथ साथ रहेंगे, आपको कोई आपत्ति नहीं है ना भाभी? नहीं सुहास, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हम अब साथ साथ रहेंगे और मेरे बुरे बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कहकर सुहास और सुशील मन के सारे गिले शिकवे मिटाकर फिर से एक साथ रहने लगते हैं। अब उनका परिवार एक खुशहाल परिवार बन जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा अपनों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि संकट के समय वही हमारी मदद करते हैं। मजदूर का घर। श्रीरंगपुर नाम के गांव में शिवा नाम का एक आदमी रहता था। वो और उसकी पत्नी निर्मला बहुत मेहनत किया करते थे। गरीबी होने के कारण उनके खाने के भी लाले पड़ते थे। शिवा और निर्मला बहुत ही नेकदिल इंसान थे, लेकिन गरीबी के कारण कुछ लोग उनसे बुरा व्यवहार करते थे। ऐसे ही एक दिन, अजी, ये लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? हमने इनका क्या बिगाड़ा है? पानी भरने गई तो अलग ही नजर से देखते हैं और गरीब होने का एहसास दिलाते हैं। हमने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, इन लोगों को हमें तकलीफ में देखकर बहुत मजा आता है। खैर, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो, वरना जीना मुश्किल हो जाएगा। हमें हमेशा अच्छी बातें सोचनी चाहिए। चलो, मुझे भूख लगी है, खाना खाते हैं। हाँ चलिए, आप हाथ धोकर आइए, मैं खाना लगाती हूँ। शिवा और निर्मला खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन निर्मला जल्द ही उठकर अपने सारे काम पूरे कर लेती है और काम करने के लिए बाहर निकलती है। तभी शिवा भी तैयारी करके वहां आता है। आज मुझे थोड़ी देर हो सकती है, तुम खाना खा लेना, ठीक है? जी ठीक है। मैं चलता हूँ। जी। ऐसा कहकर निर्मला और शिवा दोनों घर से बाहर निकलते हैं। निर्मला एक खेत में काम कर रही थी, तभी उसे बहुत प्यास लगती है। निर्मला पानी पीने के लिए अपने मटके के पास जाती है, लेकिन उसमें पर्याप्त पानी ना होने के कारण निर्मला पानी लेने के लिए गांव में जाती है। उनका गांव ऐसा गांव था जहां दूर दूर तक पानी नहीं था। गांव में एक ही कुआं था, उसी कुएं का पानी सब लोग पिया करते थे। निर्मला गांव में आकर उस कुएं से पानी निकालती है और वापस खेत में चली जाती है। खेत में जाते समय रास्ते में उसके सामने एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी में से एक व्यापारी उससे कहता है, अरे बहन जी, मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है क्या? मुझे बहुत प्यास लगी है, लेकिन मुझे कहीं पानी नहीं मिला। अगर आपके मटके में से थोड़ा पानी मिल जाए तो बहुत एहसान होगा। भाई साहब, आप मुझे बहन बोल रहे हो और मुझसे एहसान की बातें कर रहे हो? ये लीजिए पानी, आपको जितना चाहिए उतना पी लीजिए। निर्मला अपना मटका उस व्यापारी को देती है। व्यापारी मटके से पानी पीकर बहुत संतुष्ट होता है। बहन, तुमने सच में मुझे कर्जदार बना दिया। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें दे दूंगा। जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अगली बार जब इस रास्ते से जाओगे तो मेरे घर जरूर आना। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊंगा बहन, चलता हूँ। जी। ऐसा बोलकर निर्मला अपना काम करने जाती है।
व्यापारी भी अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद व्यापारी अपनी गाड़ी लेकर गांव से जा रहा था। तभी अचानक जोर से बारिश शुरू हो गई। व्यापारी के गाड़ी का पहिया एक गड्ढे में फंस गया और व्यापारी अपनी गाड़ी वहां से हिला ही नहीं पा रहा था। हाय रे मेरी किस्मत, आज ही गाड़ी का पहिया अटकना था। व्यापारी मदद के लिए इधर उधर देखता है। उसकी नज़र कुछ गांव वालों पर पड़ती है। वो उनसे मदद मांगता है। भाइयों, मुझे आपकी कुछ मदद चाहिए। मेरी गाड़ी का पहिया यहाँ फंस गया है, आप मेरी मदद करोगे? अरे भाई, यहाँ इतनी बारिश है, हम घर जाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम हमें मदद के लिए बोल रहे हो। चलो भाइयों चलो, हमें इस बारिश में और नहीं भीगना है। हाँ चलो। ऐसा कहकर वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। व्यापारी फिर से गाड़ी में बैठकर गाड़ी शुरू करने की कोशिश करता है। तभी व्यापारी की नज़र वहां से जाते हुए शिवा पर पड़ती है और अरे भाई सुनते हो, मेरी गाड़ी इस गड्ढे में फंस गई है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? जी साहब बिल्कुल, आप गाड़ी स्टार्ट करके देखिए, मैं पीछे से धक्का देता हूँ। व्यापारी गाड़ी में जाकर बैठता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। शिवा गाड़ी को पीछे से धक्का मारता है। बारिश के कारण उसके कपड़ों पर बहुत सारा कीचड़ उड़ता है, लेकिन उसकी परवाह किए बिना शिवा जोर लगाकर उस गाड़ी को धक्का मारता है। बहुत मेहनत करने के बाद गाड़ी उस गड्ढे से बाहर निकलती है। व्यापारी गाड़ी थोड़ा आगे लेकर जाता है और गाड़ी थमाकर गाड़ी से उतरकर शिवा से बात करता है। धन्यवाद भाई, तुम्हारा नाम क्या है? शिवा। क्या काम करते हो शिवा? मैं मजदूरी करता हूँ साहब, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। आज भी कोई काम नहीं मिला, इसीलिए मैं घर लौट कर जा रहा हूँ और आपने आवाज़ लगा दी। अच्छा, मेरा शहर में बहुत बड़ा कारोबार है, तुम वहाँ काम करने के लिए आ सकते हो। मुझे तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा लगा, मैं तुम्हें मेरे कंपनी में नौकरी दे सकता हूँ। साहब आप सच कह रहे हैं? मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैंने जब बाकी लोगों से मदद मांगी तो कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आया और तुमने मेरी मदद बिना किसी स्वार्थ के कर दी, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं चलता हूँ, और हाँ, 8 दिनों बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को लेने के लिए यहाँ आऊँगा। हम सब शहर जाएंगे, तुम अपना सामान वगैरह पैक करके रखना। जी साहब। साहब लेकिन हम इतने बड़े शहर में रहेंगे कहाँ? अरे तुम्हारे घर का भी इंतज़ाम कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। जी साहब, मैं चलता हूँ, तैयारी करके रखना। जी साहब। ऐसा कहकर व्यापारी वहाँ से चला जाता है। शिवा भी अपने घर आता है। अरे निर्मला सुनती हो, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे, 8 दिनों बाद हम शहर चले जाएंगे। मुझे एक बहुत बड़े साहब ने उनके कंपनी में काम दिया है। आप सच कह रहे हो? ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ निर्मला, वो मालिक बहुत ही दयालु थे, वो हमें रहने के लिए घर भी देने वाले हैं। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, तुम सामान पैक करके रखना। जी ठीक है। ऐसा कहकर दोनों भी अपने अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और व्यापारी अपने कहे मुताबिक उन दोनों को लेने के लिए उस गांव में आता है। व्यापारी की आलीशान गाड़ी देखकर गांव वाले चकित हो जाते हैं। अरे इतनी बड़ी गाड़ी, और वो भी शिवा के घर के बाहर। गाड़ी शिवा के घर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। व्यापारी गाड़ी से उतरता है। अरे आइए ना साहब, आप सच में आ गए, मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। आइए ना आइए। अब व्यापारी उसके घर में आता है। तभी निर्मला पानी लेकर आती है। भाई साहब, आप मेरे घर आए? बैठिए ना, मेरे लिए ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप मेरे घर आए। तुम दोनों एक दूसरे को पहचानते हो? हम पहले भी मिले हैं, ये मेरी बहन है। जी भाई साहब को बहुत प्यास लगी थी, इसी वजह से मैंने उन्हें पानी पिलाया और तब से मैं इनकी बहन हो गई। अच्छा, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। शिवा और निर्मला व्यापारी की गाड़ी में बैठकर शहर चले जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले बहुत हैरान हो जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने शिवा और निर्मला के साथ व्यवहार किया था, उसकी उन्हें शर्म आती है। वहाँ दूसरी तरफ व्यापारी दोनों को शहर लेकर गया। उस व्यापारी ने शिवा को अपनी एक कंपनी का मैनेजर बना दिया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। शिवा ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और अपनी ईमानदारी के जोर पर पूरे परिवार को एक खुशहाल जिंदगी प्रदान की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा ही होता है। सौतेली बेटिया। बहुत समय पहले की बात है। मलकापुर नाम के गांव में अशोक और शालिनी नाम का एक नौजवान जोड़ा रहता था। दोनों ही बड़े मेहनती थे। हमेशा सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम किया करते थे और अपने खेत में जाकर मेहनत करते थे।
अशोक और शालिनी को दो बेटियां थी जिनका नाम था ज्योति और संध्या। ज्योति और संध्या भी बहुत समझदार और नेकदिल थी। दोनों अपने माँ पिताजी की जो हो सके वो मदद कर दिया करती थी। उनका जीवन बड़े आराम से चल रहा था, लेकिन उनके सुखी जीवन को किसी की नजर लग गई। जब एक दिन शालिनी अपने खेत में काम कर रही थी, उसे सांप ने काट लिया और अस्पताल खेत से बहुत दूर होने के कारण दुर्भाग्यवश अशोक शालिनी को नहीं बचा पाया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहा। अब अकेले अशोक के ऊपर ज्योति और संध्या की जिम्मेदारी आ गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दोनों लड़कियों को संभालकर उसे खेत में भी जाना पड़ता था। तभी अशोक के मामा विजय और पत्नी कमला अशोक के घर आते हैं और अशोक से कहते हैं, देखो अशोक, तुम ज्योति और संध्या का तो ख्याल रख लोगे, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता उन बच्चियों को माँ की जरूरत है? और जब दोनों बेटियां बड़ी होकर ससुराल जाएगी तब तुम भी तो अकेले पड़ जाओगे। अशोक, जितनी जरूरत ज्योति और संध्या को माँ की है उतनी ही तुम्हें जीवन साथी की। मेरी बात मान लो और तुम दूसरी शादी कर लो। अशोक सोच में पड़ जाता है और एक बार अपनी बाजू में चुपचाप सहमे बैठी दोनों मासूम बेटियों की ओर देखता है। उसके आंखों में आंसू आते हैं। उसे शालिनी की बहुत याद आ रही थी। ये बात विजय समझ जाता है कि अशोक क्या सोच रहा है। अशोक, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन अब जो हुआ है उसे तुम और हम चाहकर भी तो नहीं बदल सकते। मेरी बात मान लो और तुम दूसरी शादी कर लो। अपने लिए ना सही, दोनों बच्चों के खातिर तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। अशोक बहुत सोचने के बाद शादी के लिए तैयार हो जाता है और पड़ोसी गांव की लड़की शीला से शादी कर लेता है। शादी के बाद शीला ज्योति और संध्या का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी। ये देखकर अशोक को भी अच्छा लगा। उसे हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं शीला उसकी बेटियों से सौतेला व्यवहार ना करे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ज्योति और संध्या भी अब शीला के साथ अच्छे से घुल मिल गए थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अशोक भी ये सब देखकर बहुत खुश था। ऐसे ही 1-2 साल बीत जाते हैं और शीला को एक लड़का होता है। अशोक बहुत खुश होता है। अशोक उसका नाम वैभव रखता है। ज्योति और संध्या भी अपने छोटे भाई का अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन अब धीरे धीरे शीला का व्यवहार ज्योति और संध्या के लिए बदल जाता है। शीला अब अशोक के सामने ज्योति और संध्या से अच्छे से पेश आती थी और जैसे ही अशोक खेत में जाता था उनसे घर के सारे काम करवाती थी और अच्छे से कुछ खाने को भी नहीं देती थी। एक दिन दोनों बहनें घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर एक दूसरे से बातें कर रही थी। संध्या, क्या तुम्हें नहीं लगता कि माँ अब हम दोनों की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं देती और पेट भर के खाना भी नहीं देती? जब देखो तब सिर्फ और सिर्फ काम ही बताती रहती है। हाँ दीदी, मुझे भी बहुत काम करने लगाती है और खाना मांगो तो अनसुना कर देती है। मैंने तो 3-4 दिन से अच्छे से पेट भर के खाना भी नहीं खाया है। ये सारी बातें उनकी पड़ोसन नीलिमा सुन लेती है और थोड़ी देर बाद ज्योति और संध्या को आवाज देती है। ज्योति, संध्या, कहाँ हो बेटा? जरा यहाँ आओ, मुझे कुछ काम है तुम दोनों से। ज्योति और संध्या नीलिमा चाची की आवाज सुनकर उनके यहाँ जाती है। अरे बेटा, आज तुम दोनों को छुट्टी है ना, तो तुम दोनों मुझे बस ये पापड़ धूप में डालने की मदद कर दो। हाँ चाची, क्यों नहीं, ये तो बस 10 मिनट का काम है। आप जाकर अपना दूसरा काम कीजिए, हम दोनों बहनें अभी आपका ये काम कर देते हैं। नीलिमा जानबूझकर उन्हें वो काम बताकर घर के अंदर चली जाती है और गर्मा गर्म खाना बनाती है। तभी थोड़ी देर में संध्या नीलिमा चाची को आवाज लगाती है। अरे चाची, कहाँ हो आप? सारे पापड़ हमने धूप में डाल दिए हैं, आकर देख लो। अरे बेटा, आप दोनों अंदर आ जाओ, और एक काम है। संध्या और ज्योति नीलिमा चाची के घर के अंदर जाती है और देखती है चाची ने दोनों के लिए थालियां परोस के रखी है। दोनों नीलिमा चाची की ओर देखती है। तभी चाची, अरे बेटा, आज अकेले खाना खाने का मन नहीं हो रहा था, तो सोचा हम तीनों मिलकर ही खाते हैं। चलो जल्दी बैठो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। तीनों मिलकर भरपेट खाना खाते हैं। संध्या और ज्योति ने आज बहुत दिनों बाद भरपेट खाना खाया था। अब ऐसे ही कुछ न कुछ बहाना बना के नीलिमा चाची उनको हर रोज खाना खिलाती थी। इधर शीला दिन ब दिन अपने दोनों लड़कियों को तकलीफ देती थी। अब दोनों बहनें बड़ी हो गई थी। अगर कभी उन्होंने शीला को उल्टा जवाब दिया तो उनके गाल पकड़ से पकड़कर नोचती थी। उनकी पढ़ाई भी शीला ने अब बंद कर दी थी। वो उन्हें दूसरों के खेतों में काम के लिए भेजती और खुद घर पर बैठकर आराम किया करती थी। दोनों बहनें अपनी सौतीली माँ का ये अत्याचार बिना कुछ बोले सह रही थी। उन्होंने कभी भी अपने पिता अशोक से शीला के इस बर्ताव के बारे में नहीं बताया। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। दोनों ही बहनें दिखने में बहुत सुंदर थी। अब दोनों शादी के लायक बन जाती है। दोनों दिखने में इतनी सुंदर थी कि उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे। अब कुछ ही दिनों में दोनों बहनों की अच्छे घरों में शादी हो जाती है। इधर उनका भाई वैभव भी अब बड़ा हो गया था।
वैभव बहुत ही बदतमीज और घमंडी लड़का था। जितना ज्योति और संध्या अपने माँ पिता का सम्मान करते थे, वो उतना ही उनका अपमान किया करता था। एक दिन वैभव अपनी माँ से, माँ, मुझे आज कुछ भी करके 10,000 रुपये चाहिए। 10,000? इतने पैसों की तुम्हें क्या जरूरत है? अभी तो तुम्हारे कॉलेज की फीस भर दी है। मुझे ज़रूरत है, अगर नहीं मिले तो मैं घर छोड़कर जाऊंगा। शीला उसे 10,000 रुपये दे देती है। उसका लाडला जो बेटा था, अब धीरे धीरे वैभव ऐसे ही घर से पैसे लिया करता था। वह गलत काम करने लगा था। लोगों के साथ घूमने जाना, दोस्तों के ऊपर पैसे उड़ाना। अगर उसे घर से पैसे नहीं मिलते तो वो अब घर की चीज़ें भी चुरा कर बेचने लगा था। ये सब अब शीला और अशोक को भी पता चल गया था। एक दिन शीला अशोक से, क्यों ना हम वैभव की शादी कर दे? मुझे लगता है कि उसकी शादी होने के बाद उसमें सुधार आएगा। हाँ ठीक है, मैं वैभव के लिए लड़की देखता हूँ। अशोक और शीला अब वैभव की शादी कर देते हैं। शादी के बाद तो वैभव और भी अपने माता पिता का अपमान करने लगा। उन्हें बुरा भला कहने लगा। उन्हें खेतों में काम करने भेजता और खुद घर पर रहकर आराम करता था। अगर किसी दिन शीला और अशोक काम पर नहीं गए तो उन्हें खाना भी नहीं देता था, ना ही घर में सोने देता। दोनों घर के बाहर ही नीचे सोते थे। अब शीला को उसने अपने बेटियों के साथ किया व्यवहार याद आता था। एक दिन शीला अशोक से, सुनिए जी, जो वैभव आज हमारे साथ कर रहा है, ये मेरी ही कर्मों की सज़ा मुझे भगवान दे रहा है। मैंने हमारी बेटियों के साथ जो किया वही आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। मैंने वैभव के आने के बाद कभी ज्योति और संध्या को भरपेट खाना नहीं खिलाया। मैंने उनकी पढ़ाई बंद कर दी, उनको दूसरों के खेतों में मजदूरी करने भेजा, घर का सारा काम भी उनसे करवाया। जो जो गलत मैंने उनके साथ किया है वो सब मुझे आज सहना पड़ रहा है, और मेरे साथ आपको भी। देखो शीला, कर्मों का फल कभी दूसरे जन्म में नहीं भरना पड़ता। जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे ही आगे हमें भुगतना पड़ता है। बुजुर्गों ने ऐसे ही थोड़ी कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसी जन्म में हमें अपने कर्मों का फल मिलता है। कल मेरी बड़ी बेटी ज्योति आने वाली है, वो मुझे साथ लेकर जाने वाली है। तुम रहो अपने लाडले बेटे के साथ। मेरे लाख मना करने के बाद भी तो तुमने सब कुछ उसके नाम कर दिया था, अब भुगतो। अशोक की ये सारी बातें सुनकर शीला जोर जोर से रोने लगती है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी। दूसरे दिन ज्योति और संध्या अपने पिता के घर आती है। दोनों को देखकर शीला बहुत रोने लगी और शीला संध्या से, बेटियों, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं ये सोचती थी कि तुम दोनों तो एक दिन ये घर छोड़कर चली जाओगी, लेकिन वैभव ही है जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इसीलिए मैंने हमेशा तुम दोनों पर ध्यान दिया ही नहीं, ना ही तुम्हें कोई सुख दिया। आज वही कर्मों की सजा मुझे भगवान दे रहा है। हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरी बच्चियों। माँ, आपको आपकी गलती समझ आ गई, यही बड़ी बात है। और हमने तो आपको हमेशा हमारी माँ समझा है, और अगर हम तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारा साथ नहीं देंगे तो भगवान हमें भी माफ नहीं करेंगे। हम सिर्फ पिताजी को ही नहीं, आपको भी साथ लेकर जाएंगे। आप चिंता मत करो। ज्योति और संध्या अपने माँ पिता को अपने घर लेकर जाती है। अशोक और शीला कभी कुछ दिन ज्योति के घर पर रहते तो कुछ दिन संध्या के घर पर। दोनों बेटियों ने अपने माँ पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। शीला हमेशा सोचती रहती थी, मेरे इतने बुरे बर्ताव के बावजूद मेरी सगी बेटियां ना होकर भी मेरा कितना ख्याल रखती है। और जिसे मैंने जन्म दिया, सबसे ज्यादा जिसे प्यार किया, जिसकी हर जरूरत मैंने उसके इशारे पर पूरी की, उसी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। शायद ये सब मेरे बुरे कर्मों की वजह से ही है। देखा दोस्तों, आज हम जो बीज बोते हैं उसका ही फल पाते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो। जितनी हो सके उतनी दूसरों की मदद करो। किसी के प्रति ईर्ष्या मत करो। आखिर ये बात हमेशा सच होती है, जैसी करनी वैसी भरनी। हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उसका ही फल हमें इसी जीवन में मिलता है।